Good morning, students. Today we are going to start the next topic, coordination compound, उपसह संयोजक यौगिक। आज हम बेटे उपसह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 1 शुरू करेंगे। ये टॉपिक नीट के सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन केमिस्ट्री का, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछ रहे हैं और पिछले कुछ सालों से इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, देखते जाइए। उप सह संयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले कुछ जनरल आइडिया ले लेते हैं। पहली जो डेफिनेशन मैं इसमें बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो है एडिशन कंपाउंड्स या योगात्मक यौगिक। एडिशन कंपाउंड्स जब दो या दो से अधिक सामान्य लवणों को एक निश्चित मात्रा अनुपात में रासायनिक संयोग किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक योगात्मक यौगिक कहा जाता है। एक निश्चित अनुपात में अगर सामान्य लवण आपस में क्रिया कर, रासायनिक रूप से क्रिया, तो बनने वाले यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाते। नाम से स्पष्ट है कि सामान्य लवण, लवण पहले से ही यौगिक, वे आपस में मिलकर एक नया यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योगात्मक यौगिक कहा। इसके बेटा दो भाग हैं योगात्मक यौगिक के। योगात्मक यौगिक दो तरीके का हो सकता है। पहले तरीके का योगात्मक यौगिक, इसके मैं दो भाग कर देता हूं योगात्मक यौगिक के। पहला है द्विक लवण, डबल सॉल्ट। द्विक लवण या डबल सॉल्ट। और दूसरा है उपसह संयोजक यौगिक या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स।
संकर लवण, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स कह सकते हैं। द्विक लवण में क्या है? द्विक लवण में हम द्विक लवण को डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रकार के योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, वे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में सौ प्रतिशत आयनित हो जाते हैं और उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते। कहने का मतलब उस जलीय विलयन में जब आप टेस्ट करोगे तो उपस्थित जितने भी आयन हैं वो सारे आयन के टेस्ट आपको मिले। अच्छा, उपसह संयोजक यौगिक, वे यौगिक, वे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। और उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते। जो उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण दे देते हैं वे द्विक लवण कहलाते हैं, और जो अंदर उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते वे संकर लवण कहलाते हैं। मैं इनके एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक एक करके एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लोग आएंगे और द्विक लवण की बात करेंगे। तो पहला है द्विक लवण, डबल सॉल्ट। आपने सुना होगा इसको कार्नेलाइट कहते हैं बेटा, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2, इसी अनुपात में क्रिया करके ये क्रिस्टलाइज हो जाता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। और इसको हम अगर एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज कराएं, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये K पॉजिटिव बना देगा बेटा, Mg2 पॉजिटिव बना देगा बेटा, 3Cl नेगेटिव बना देगा बेटा। सारे आयंस आपको दिखाई दे रहे, 100% आयनाइज्ड। और ये जो है सभी आयनों का परीक्षण भी देगा। मान लीजिए कि आपको क्लोराइड आयन का परीक्षण करना है, तो इसमें क्या काम करो कि इसमें कुछ मात्रा में आप AgNO3 विलयन डाल दो, तो आपको AgCl प्रेसिपिटेट PPT मिल जाएगा। आप मैग्नीशियम आयन का परीक्षण चाहते हो वो भी मिल जाएगा, आप पोटेशियम आयन का परीक्षण करना चाहते हो वो भी मिल जाएगा। तो इस तरीके के लवण
जो अपने अंदर उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते हैं द्विक लवण कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? एक दो एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं। आपको इसका नाम कार्नेलाइट है। कार्नेलाइट, मैं कह रहा हूं NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस FeSO4 प्लस 6H2। इस अनुपात में रासायनिक संयोग हो जाए, बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2। बेटे इसका नाम है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट, मोहर लवण। एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज, एक्वस सॉल्यूशन 2 मोल अमोनियम आयन बन जाएंगे, Fe2 पॉजिटिव निकल जाएगा, 2 मोल सल्फेट आयन बन जाएंगे। अब मान लो कि आप इसमें BaCl2 का विलयन डाल रहे हो, BaCl2 सॉल्यूशन, तो आपको सल्फेट आयन का टेस्ट मिल जाएगा BaSO4 का PPT, व्हाइट कलर का PPT। AgCl में भी जो PPT होता है वो व्हाइट, BaSO4 का भी जो PPT है वो बेटा व्हाइट। व्हाइट PPT आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सल्फेट आयन का परीक्षण देगा। आप फेरस आयन का परीक्षण करना चाहते हो वो भी देगा, आप अमोनियम आयन का परीक्षण करना चाहते हो वो भी देगा। तो ऐसे लवण जो अपने अंदर उपस्थित, ऐसे योगात्मक यौगिक जो अपने अंदर उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण देते, किससे बनते हैं? सामान्य लवणों से बनते हैं। उनको हम लोग द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जिसका नाम है एलम्स। जितने भी एलम्स हैं, मोस्ट कॉमनली फिटकरी आप लोग कहते हैं, सारे के सारे एलम्स डबल साल्ट्स, वो क्रोम एलम हो या पोटाश एलम। एक दो एग्जाम्पल बताता हूं आपको। सभी एलम्स द्विक लवण। एग्जाम्पल K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। इसको पोटाश एलम कहते हैं, इसको फिटकरी भी कहते हैं। और ये द्विक लवण, ये अपने अंदर उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण करेगा। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट्स या उपसहसंयोजक यौगिकों की बात करेंगे। चलिए कॉम्प्लेक्स साल्ट्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट्स, उपसहसंयोजक यौगिक। अपने अंदर उपस्थित, एक तो 100% आयनाइज नहीं होंगे और अपने अंदर उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण नहीं। जैसे देखिए 4 मोल ऑफ KC प्लस FeCN होल ट्वाइस, इसी अनुपात में
आपस में एक दूसरे से दोनों लवण क्रिया करेंगे और दोनों लवण क्रिया करने के बाद बना लेंगे K4 FeCN6। अगर बेटा इसका आप एक्वस सॉल्यूशन में टेस्ट मतलब एक्वस सॉल्यूशन में इसे रखोगे जलीय विलयन, तो ये कुछ इस तरीके से आयनित होगा 4K पॉजिटिव और साथ में FeCN6 पर 4 निगेटिव आ जाएगा। बेटा ये पोटेशियम आयन का तो टेस्ट देगा, लेकिन ये फेरस आयन और साइनाइड आयन इनमें से ये किसी का टेस्ट नहीं देगा। Fe पर यहाँ 2 पॉजिटिव है, फेरस आयन साइनाइड आयन, तो यहाँ ये लिख लीजिएगा इसका जलीय विलयन फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव तथा साइनाइड आयन का परीक्षण नहीं देता है। इसलिए तो मैंने कहा आंशिक रूप से आयनित हो रहा है, पूर्ण रूपेण 100% आयनाइजेशन इनका पॉसिबल। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके, एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे बताता हूँ। 3KCN FeCN होल थ्राइस बन जाएगा K3 FeCN होल 6। आप इसको बेटा एक्वस सॉल्यूशन में डालिए जलीय विलयन में, 3 मोल तो K पॉजिटिव बन जाएंगे और साथ में FeCN होल 6 पर 3 निगेटिव आ जाएंगे। Fe यहां पर किस स्टेट में है, 6 निगेटिव यहां है और 3 निगेटिव यहां है, उधर ले जाओगे तो Fe पे 3 पॉजिटिव आ जाए। इसका मतलब इसमें फेरिक आयन है, तो फेरिक आयन है और साइनाइड है, तो ये भी ना तो फेरिक आयन का परीक्षण देगा और ना ही साइनाइड आयन का परीक्षण देगा। तो ये लिख लीजिए इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन फेरिक आयन तथा साइनाइड आयन का परीक्षण नहीं देता है। आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटे मैं उसको भी निकालना सिखा देता हूं, अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो। वैसे तो कोई आनी नहीं चाहिए, काफी आसान सी है। जैसे FeCN होल 6 पर 4 निगेटिव था, तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट x, साइनाइड की -1, तो -6 बराबर हो जाएगी -4, तो x बराबर क्या हो जाएगी +2 तो आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ कहा Fe किस स्टेट में, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव फिर ऐसा। अच्छा जरा इसकी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। Fe की x -6 बराबर -3, तो x बराबर कितनी आ जाएगी बेटा +3, तो Fe यहाँ किस स्टेट में बेटा 3 पॉजिटिव। देखना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको सिखा दूं। तो यहाँ फेरस आयन है, साइनाइड आयन है या फेरिक आयन है, साइनाइड आयन, इनका परीक्षण नहीं देते। समझ बात आ रही है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट्स और डबल साल्ट्स में यही डिफरेंस है कि जो डबल साल्ट्स होते हैं वो अपने अंदर उपस्थित सभी प्रकार के आयनों का परीक्षण देते हैं जलीय विलयन में मिलाने पर, जबकि जो कॉम्प्लेक्स साल्ट्स होते हैं वो जलीय विलयन में मिलाने पर 100% आयनित नहीं होते और इसीलिए अपने अंदर उपस्थित सभी प्रकार के आयनों का परीक्षण नहीं देते। चलिए नेक्स्ट बेटे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैसे क्लासिफाई करोगे?
पहले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में दो चार बातें सीख लो, क्लासिफिकेशन आसान हो जाए। जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4FeCN6 ले रहा हूं। बेटा इसमें जो K है, Fe है और Cn, ये दो तीन चीजें। जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, उस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को ध्यान से देखिए। ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट ही कॉम्प्लेक्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है और इसका नाम है को ऑर्डिनेशन स्फेयर। एक्चुअली ये गोलाकार होता है पूरा का पूरा, इसलिए इसको स्फेयर कहा। अच्छा, Fe2 पॉजिटिव क्या है? ये केंद्रीय केंद्रीय धातु परमाणु। सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम से जो लगे हुए हैं बेसिक ग्रुप्स, लुईस बेस, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दान कर रहे हैं, वे सारे के सारे लिगेंड कहलाए। लिगेंड की हिंदी भी लिगेंडी होती है बेटा, इसमें कोई बहुत ज्यादा हिंदी का वो नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा, लिगेंड्स कहलाएंगे। और ये जो के पॉजिटिव है, ये काउंटर आए, काउंटर आए। तो कैटायन के पॉजिटिव तो सिंपल है, जबकि एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड, इसमें सारे के सारे लिगेंड एक ही प्रकार के लगे हुए हैं, साइनाइड। तो जो क्लासिफिकेशन है वो दो तीन बेसिस पर है। हम लोग पहला बेस लिगेंड का मानते हैं कि कितने प्रकार के लिगेंड लगे। तो नंबर पहला क्लासिफिकेशन on the basis of type of ligands, टाइप ऑफ लिगेंड्स के आधार के। भाई बहुत नॉर्मल सी बात है बेटा, देखो इसको दो दो भागों में बांटा गया, या तो एक ही प्रकार के लिगेंड लगे होंगे या भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड लगे, तो इसको दो भागों में बांटा। अब इसकी कोई हिंदी नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा। पहला है होमो लैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा है हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक एक ही प्रकार के लिगेंड्स लगे हुए हैं या उपलब्ध। हिट्रोलैप्टिक एक से अधिक प्रकार, दो या दो से अधिक प्रकार या एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित, तो उनको हम हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में एग्जाम्पल सामने आपके लिखा हुआ, ये होमोलैप्टिक ही तो है। एग्जाम्पल लिखिए, K4FeCN6, K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉमन नेम है बेटा, ये इसका याद रखिए।
इसी तरीके से Cu NH3 होल 4 SO4, इसका कॉमन नेम है स्विटिजर्स साल्ट। स्विटिजर्स साल्ट, स्विटिजर लवण। लिगेंड सिर्फ अमोनिया लगे, 4 लगे, सारे अमोनिया। यहां साइनाइड लगे, 6 साइनाइड। अच्छा, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड लगे, जैसे एक एग्जांपल दे, CO NH3 का होल थ्राइस, H2O का होल ट्वाइस, Cl और Cl2। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड लगे अमोनिया, वाटर, क्लोरीन। तो देयर आर यहां अमोनिया, वाटर तथा Cl, 3 प्रकार के लिगेंड उपस्थित। ध्यान रखिएगा, जो ब्रैकेट के अंदर Cl है वो तो लिगेंड, और जो ब्रैकेट के बाहर Cl2 लगा है वो काउंटर है। तो इसमें हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के लिगेंड लगे हुए हैं, इसलिए इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड, कितने प्रकार के लिगेंड लगे हैं, उस आधार पे हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को 2 भागों में बांटा है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेटे। हम इस आधार पर भी लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बांट सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरीके से लिखा गया है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। जरा इधर तो जगह नहीं है, मैं अगला नंबर 2 क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बेटा समझने की कोशिश करना, इन सब की बहुत ज्यादा हिंदी के पीछे मत भागना कि इसकी हिंदी भी लिखो, तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। रिप्रेजेंटेशन मतलब किस तरीके से लिखा गया है, लिखने का तरीका। तो एक एक करके बात करता हूं मैं आपसे। नंबर पहला वही बात करता हूं जो सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दिया, K4FeCN6। किस तरीके से लिखा गया, 4K पॉजिटिव लगे हैं और FeCN होल 6 पर 4 नेगेटिव लगे। कैटायन सिंपल है, एनायन कॉम्प्लेक्स, सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। अच्छा, दूसरा हमने स्विटिजर साल्ट लिया था, जरा उसकी बात कर लेते। CuNH3 होल 4 SO4, क्या है उसकी, तोड़िए बेटा। CuNH3 होल 4 पे 2 पॉजिटिव, क्योंकि सल्फेट पे 2 नेगेटिव होते हैं बेटा, SO4 पे 2 नेगेटिव। इस केस में क्या है, जो कैटायन है वो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और जो एनायन है वो सिंपल। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, FeCO होल 5 ऐसा लिखो। क्या ये आयनित होगा? नहीं, ये आयनित नहीं होगा, और ये उदासीन, न्यूट्रल, उदासीन कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल, इस पर कोई आवेश नहीं।
उदासीन कह सकते हैं, अनावेशित कह सकते हैं, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक टाइप और ऐसा भी तो हो सकता है कि कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाए, NH3 का होल 4 और ZnCl4। आप सभी लोगों को मालूम है कि जिंक एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +2। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स किस तरीके से लिखा हो, ध्यान दीजिएगा। Pt NH3 होल 4 पर 2 पॉजिटिव प्लस ZnCl4 पर 2 निगेटिव। ZnCl4 पे 2 निगेटिव का क्या मतलब है, जिंक पर 2 पॉजिटिव आ जाएंगे। निकाल के देख लो, x-4 बराबर -2, x बराबर +2, जिंक पर 2 पॉजिटिव आ जाए। तो ध्यान रखिएगा कि कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहां लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन हो सकता है कि कैसे रिप्रेजेंट किया। तो दो तरीके से मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया। पहला क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि जो लिगेंड के आधार पे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, एक ही प्रकार के लिगेंड है तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड लगे हुए हैं तो उसको हम लोग हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस करते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जिस हिसाब से अपने कॉम्प्लेक्स को लिखा है, कैटायन सिंपल हो सकता है, एनायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कैटायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एनायन सिंपल हो सकता है, दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या जो कॉम्प्लेक्स है वो उदासीन भी हो सकता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल। ये तो हमने जनरल आइडिया आपको दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के। अब इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम लोगों को बेटा लिगेंड्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो बातें आपको समझाई, एक तो सेंट्रल मेटल एटम जो मुख्यतः डी ब्लॉक एलिमेंट का होता है, और एक लिगेंड। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों को ध्यान से देखिए, समझ लेना चाहिए। भाई पहली चीज है हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। सही कर देता हूं, इस केंद्रीय को दिखाई देना चाहिए आप लोगों को। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु मुख्यतः डी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों भाई, केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में n-1 डी इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है और वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए मुख्यतः डी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए लिख दो, क्योंकि n-1 डी उपलब्ध है, उपलब्ध है। लेकिन यहां पर दो एक बातें ध्यान दी। क्लोरोफिल एक उपसह संयोजक यौगिक है, जिसमें Mg मैग्नीशियम
केंद्रीय धातु परमाणु, ये इंपॉर्टेंट है। पौधों में हरे रंग का पाया जाने वाला पदार्थ क्लोरोफिल कहते हैं, उसमें मैग्नीशियम केंद्रीय धातु परमाणु का कार्य करता है। इसी प्रकार ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन में आयरन एक केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ये पूछी जा सकती है। अब हम दूसरी बात किसकी कर रहे थे? लिगेंड। चलिए लिगेंड की बात करते हैं। अगर हम लिगेंड की बात करें तो लिगेंड का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पहली बात तो लिगेंड्स क्या होते हैं? वे स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर दान करते हैं, वे स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिगेंड के नाम लिखने में जो हम लोगों को पहले समझ लेने चाहिए। पहली बात, एनायनिक लिगेंड्स के लिए अनुलग्न ओ का प्रयोग किया जाए। ठीक है। दूसरा, कैटायनिक लिगेंड्स के लिए अनुलग्न ईएम IUM ईएम का प्रयोग किया जाए। तीसरा, न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए कोई भी अनुलग्न नहीं दिया गया। न्यूट्रल लिगेंड्स जो होंगे उनके लिए कोई अनुलग्न नहीं दिया। तो बेटा अगर ध्यान से अगर आप देखो तो पहला क्लासिफिकेशन तो लिगेंड का मैंने आपको यही बता दिया, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। वो ऋणावेशित हो सकते हैं, धनावेशित हो सकते हैं या उदासीन हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन तो आप यहीं पे समझ लीजिए कि लिगेंड का पहला क्लासिफिकेशन हो गया धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन। ऋणात्मक लिगेंड को ओ अनुलग्न का प्रयोग करके लिखेंगे, धनात्मक लिगेंड को ईएम का प्रयोग करके लिखेंगे और न्यूट्रल लिगेंड को
किसी भी प्रकार का कोई अनुलग्न हम लोगों ने नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते, कुछ मैं आप लोगों को लिखा दूंगा और बेटा कुछ आप लोग घर पे बैठ के तैयार कीजिए, क्योंकि लिगेंड के नाम आपको याद करने ही। थोड़ी सी एग्जाम्पल बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। एनायन में कुछ स्पेशलिटीज हैं और उन स्पेशलिटीज को हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे एनायन, तो एनायन का नाम लिखने के लिए ई हटा देंगे और ओ लगा देंगे, वो एनायन लिगेंड हो जाएगा। जैसे कोई एनायन दिया गया 8 क्लोरेट, क्या काम करो बताओ? ई हटा दो, ओ लगा दो, नाम एटो हो जाएगा। कोई नाम दिया गया आई, ई हटा दो, ओ लगा दो, आइटो हो जाएगा। लेकिन जो नाम दिया गया था आइड, IDE आइड, उसमें भी यही काम किया गया, ई हटाया, ओ लगाया, आइडो किया गया। ये बिल्कुल सही है। और ये रिकमेंडेशन हमारी 2004 में आई। 2004 IUPAC रूल। अच्छा, इससे पहले भी कुछ था, हाँ, इससे पहले 1996 IUPAC, वो ये कहते थे कि सब कुछ हटा दो और ओ लगा दो। जैसे क्लोराइड, मैं बताता हूँ, क्लोराइड, अब इसका लिगेंड बनाना, तो आजकल तो ई हटा दो और ओ लगा दो, क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन 1996 में पुराना रिकमेंडेशन ये कहता था कि ओ लगा दो, सब कुछ हटा दो, मतलब आइड पूरा का पूरा हटा दो और ओ लगा दो। तो आइड हटाओ और ओ लगाओ, बन जाएगा क्लोर। तो ये 1996 का रिकमेंडेशन है और ये 2004। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ने 2004, दोनों सही है, एनसीईआरटी ने 2004 का नया रिकमेंडेशन अडॉप्ट कर लिया है, तो नो पंगा विद एनसीईआरटी। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये 2004 के ही रिकमेंडेशन को आगे लेके चले। चलो भैया, क्या और कोई तरीका है लिगेंड को समझने का? हाँ, एक तरीका और। एक्चुअली लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर रहा है, तो लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर रहा है तो दंतुक क्षमता के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। दंतुक क्षमता के आधार पर लिगेंड्स का वर्गीकरण। दंतुक क्षमता के आधार पर पहला है एक दंतुक। एक दंतुक जो एक तरफ से डोनेट कर सकते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मोनोडेंटेट। अब मैं पहले ही एक क्लासिफिकेशन करा चुका हूं आपको कि पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। तो मोनोडेंटेट में तीनों ही प्रकार आएंगे, पॉजिटिव वाले भी आ जाएंगे, निगेटिव वाले भी आ जाएंगे और न्यूट्रल वाले भी आ जाएंगे। कुछ मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ और उनके नाम भी लिखा रहा हूँ। जैसे H2 एक्वा कहेंगे बेटा, NH3 एमीन कहेंगे बेटा, AMM आएगा, ध्यान रखिए इस चीज को। मैं CO कह दूं, कार्बोनिल कहेंगे बेटा। इसी तरीके से मैं NO कह दूं, नाइट्रोसिल कहेंगे बेटा।
ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं सारे के सारे। ये ध्यान दो, पारिडीन कहेंगे। मैंने कहा न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए किसी प्रकार का कोई सफिक्स नहीं दिया गया। CH3NH2 ये भी दान कर सकता है, मिथाइलएमीन कहेंगे बेटा। CH3OH मिथाइल अल्कोहल कहेंगे बेटा, यहाँ ऑक्सीजन दान करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, जैसे NH2NH2 ये स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा। इसमें दान करने वाली साइट तो दो हैं, एक ये नाइट्रोजन और एक ही नाइट्रोजन। लेकिन अगर ये दोनों दान कर दो तो जो चक्र बनता है वो 3 परमाणुओं का बनता है। चक्र को किलेट रिंग कहते हैं। किलेट 3 परमाणु को बनता है, 3 परमाणु किलेट कभी भी स्थायी नहीं, इसीलिए हाइड्रोजन मोनोडेंटेट लिगेंड। क्यों? यदि दोनों तरफ से दान करे तो बनने वाला चक्र 3 परमाणुओं का होगा, इसलिए ये कभी भी बाइडेंटेट तरीके से कार्य नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल, यूरिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। NH2CONH2 पूछा गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कहां से किए जाए। ध्यान दो, इन दोनों नाइट्रोजन से नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों नाइट्रोजन इस पाई के साथ अनुनाद में भाग ले रही। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये नाइट्रोजन भी अनुनाद में भाग ले रही है और ये भी अनुनाद में भाग ले रही है। तो जो दाता परमाणु है वह ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन दाता परमाणु है, इसको यूरिया कहते हैं। और यूरिया में जो डोनर एटम है इज ऑक्सीजन। चलिए, ये तो मैंने आप लोगों को न्यूट्रल मोनोडेंटेट के बारे में बता दिया। क्या कैटायनिक या एनायनिक नहीं होंगे? हाँ होंगे, बिल्कुल। जैसे देखो, O2 पर पॉजिटिव EM लगाते थे, ऑक्सीजीनियम कहेंगे। NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम कहेंगे। NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम कहेंगे। अच्छा, NH2 NH3 पर पॉजिटिव हाइड्रोजीनियम कहेंगे। इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है? कैटायनिक लिख सकते हैं। कैटायनिक लिगेंड, धनावेशित। अच्छा, एनायनिक लिगेंड, बिल्कुल एनायनिक लिगेंड। F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव, क्या कहेंगे बेटे? दोनों नाम दे सकते हैं, फ्लोराइड या फ्लोरो। फ्लोरो मत लिखो क्योंकि IUPAC नहीं मानते। Cl निगेटिव क्लोराइड आप लिखोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान देना IUPAC से पंगा मत, वो सॉरी NCERT से पंगा मत। क्यों क्लोरो लिख रहे हो? वो क्लोराइडो लिख रही है, आप लोग क्लोराइडो लिखो, क्या प्रॉब्लम? समझ बात है? मैं कहूं O पे 2 निगेटिव ऑक्साइड, मैं कहूं S पे 2 निगेटिव सल्फाइड, मैं कहूं OH निगेटिव, OH निगेटिव।
हाइड्रोक्साइड, अब हाइड्रोक्सो मत लिख, हाइड्रो लिख, समझ में आता रही। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के आपके हो सकते हैं। मैं कहता हूं जैसे O2 पर 2 निगेटिव, ऐसे कहता हूं, ये परऑक्साइड, परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट, समझ में आता है। तो नाम क्या हो जाएगा, परऑक्साइड। ई हटा के आई डी ओ लगा दो, ओ लगाना है, तो परऑक्साइड आई डी ई, तो ई हटा के ओ लगा दो। अच्छा, O2 पर 1 निगेटिव, सुपर ऑक्साइड। मैं कहता हूं N पर 3 निगेटिव, नाइट्राइड। मैं कहता हूं N3 पर 1 निगेटिव, एजाइडो। मैं कहता हूं NH2 पर 1 निगेटिव, एमाइडो। मैं कहता हूं NH पर 2 निगेटिव, इमाइडो। H निगेटिव, हाइड्राइडो। ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड इनके कराए। बेटे लिगेंड का ये पहला क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, जिसमें मैंने एक शुरू कर दिया आपको मोनो, पेंटेट, ये सारे के सारे एक तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते। अगले टॉपिक में हम लोग लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं रोकेंगे और बेटा नेक्स्ट डे मैं लिगेंड्स का अगला क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। तब तक इतना पढ़ के